से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है राधेय। राधे 10 अप्रैल 1986 13:10 कानपुर उत्तर प्रदेश। अब इस आधार पर जो कुंडली बनती है और इनकी कुंडली में जो चंद्रमा बनते हैं वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के बनते हैं। ध्यान से समझना, यहीं बैठ करके रहिए, कहीं मत जाइएगा। तो मैंने क्या बात कही कि चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के ठहरे। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा होते हैं पापक। अब उस पे गौर करिए तो चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझना कि आप लोग शुक्र को खाली मालव्य योग में तभी कहते हो जब शुक्र या तो 7 नंबर में बैठे हो या तो 2 नंबर में बैठे हो अपनी राशि के, या मीन राशि में बैठे हो। लेकिन यहां पे बात यह भी है कि लग्न के अधिपति और लाभ के अधिपति दशम में बैठ करके दशम भाव में मालव्य योग बना रहे हैं और उसको वृद्धि दे रहे हैं राहु। गौर करने की बात है। तो शुक्र और चंद्रमा का मालव्य योग यानी कि व्यक्ति जो है वो सुगंधित इत्र से संबंधित कारोबार, इनका प्रभाव, ये पूछना ये चाहते हैं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। दरअसल व्यक्ति की दशा अभी चंद्रमा की चल रही है, व्यक्ति की कुंडली में आने वाले हैं मंगल। व्यक्ति का झुकाव जो है वो रेस्टोरेंट खोलने की तरफ भी है और व्यक्ति की कुंडली में पार्टनर भाव के अधिपति जो हैं वो इसको देख रहे हैं। लग्न के अधिपति चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को व्यवसायिक बना रहे हैं, क्योंकि दशम स्थान में चंद्रमा अगर बैठे हों तो व्यक्ति को व्यवसाय कर लेना चाहिए। अब बात ये समझने की है कि व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करे। तो या तो शुक्र से संबंधित, या तो चंद्रमा से संबंधित, या तो मंगल से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा के बाद आएंगे मंगल और मंगल के बाद आएंगे राहु और इन तीनों का संबंध दशम भाव से बन रहा है। यानी कि अगर हम गौर करें तो हम चंद्रमा को इसलिए व्यवसाय के तौर पे चुन सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उसकी दशा बनी और दशम स्थान में उच्चाभिलाषी होकर के मालव्य युग के निर्माता बन रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैंने मंगल को इसलिए रखा है क्योंकि इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह। अब जरा गौर करना, एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं आप लोगों को। मंगल जो है वो सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट होते हैं, पंचम और दशम के अधिपति होकर के छठे भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में। यहां से गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पर वो विपरीत ही ज्यादा बना रहे हैं क्योंकि गुरु और बुध यहां बैठे हैं। तो व्यक्ति को जो कई बार नुकसान होता है भाग्य का, क्योंकि यहां पे जो बैठे हैं वो द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति के साथ, ध्यान से समझने की बात है, द्वितीय भाव के अधिपति छठे भाव के अधिपति के साथ नुकसान कर रहे हैं। किसका? भाग्य का। तो व्यक्ति को भाग्य से हीन बना देते हैं और कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग लग जाता है क्योंकि गुरु और सूर्य का, यहां देखिए सूर्य जो बैठे हैं वो गुरु की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल, आत्मविश्वास और चमड़े से संबंधित समस्या, रक्त से संबंधित समस्या और व्यक्ति को हड्डी से, नेत्रों से, नेत्र की ज्योति और विशेषतया बाई राशि में बैठे हैं। 12 नंबर की राशि, 12वें नंबर की राशि यहां बनती है। इस वजह से बाई नेत्र से नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाती है। मैंने जब एक बात इस कुंडली में देखी तो ये बात समझी कि इस व्यक्ति की कुंडली में नेत्र की स्थिति कमजोर है क्योंकि सूर्य मीन राशि में बैठे हैं और शुक्र जो है वो राहु से प्रभावित है। और गौर करो तो वो शुक्र जो बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं जिसका अधिपति जो है वो रोग भाव में बैठा है। शुक्र नेत्र की ज्योति के लिए जाने जाते हैं। अगर शुक्र पे पापक ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाती है और व्यक्ति की दृष्टि क्षमता कमजोर हो जाती है। अब एक बात दो और बताता हूं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए अगर जन्म कुंडली में गुरु बहुत अच्छे न बैठे हों, ध्यान से समझने की बात है, कर्क लग्न की कुंडली के लिए अगर गुरु अच्छे न बैठे हों, मतलब वो छठे, 8वें, 12वें बैठे हों और मंगल अगर लग्न को देख रहे हों, ध्यान से, कर्क लग्न की कुंडली के लिए अगर गुरु अच्छे नहीं बैठे, जैसे कि नहीं बैठे हैं, भाग्य के अधिपति रोग के अधिपति होकर के विपरीत ही बना रहे हैं खाली, और ऊपर से वो 12वें भाव के अधिपति के साथ, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार दारिद्र्य देखना पड़ता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होना पड़ता है, पिता का सुख नहीं मिलता है क्योंकि जन्म कुंडली में मीन राशि के सूर्य बैठे हैं और गुरु जो है वो अष्टम में बैठे हैं, दशम स्थान में राहु बैठे हैं। तो ये सारी चीजें, और वस्तुतः मैं जो बता रहा था बात मंगल के बारे में कि मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होकर के लग्न को 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं यहां। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे भाव को, वहां से 7वें और वहां से 8वें भाव को देखते हैं। तो व्यक्ति जो होता है वो पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण के द्वारा शापित हो जाता है। हाँ, ये अद्भुत बात है।
और बड़ी दयनीय बना देता है स्थिति को, और कई बार बड़ा परेशान भी करता है। तो समझने की बात है कि व्यक्ति की कुंडली में यह ढूंढो कि कैसी बात बिगड़ रही है। गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध और गुरु अष्टम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को क्रिएटिविटी। अब एक बात और भी है जो समझने की है, निकट से समझने की बात है कि आप लोग की देव गुरु बृहस्पति बुध के साथ अष्टम में बैठे हैं। ये या तो व्यक्ति को ऐसी सोच का विकसित करने वाला इंसान बना देंगे जिसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो किसी के पास भी ना हो। ये व्यक्ति जिसके साथ जुड़ेगा उसका लाभ करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठ रहे हैं और इनकी अपनी राशि जो है वो यहीं बैठी है और इसी को देख रहे हैं। ये व्यापार की राशि है, तो व्यापार की राशि जो है वो मजबूत हो रही है क्योंकि वहां का अधिपति उसे देख रहा है और साथ ही साथ उसकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है। ये आय का भाव है। सप्तम भाव के अधिपति ने लाभ को देखा है। व्यक्ति व्यापार करेगा तो लाभ होगा। किसका? तो शुक्र, चंद्रमा और मंगल, इन 3 चीजों से। अब इस चीज को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए लग्न, सूर्य, चंद्रमा और दशम स्थान के अधिपति, इन चारों को देखना होगा। तो लग्न के अधिपति चंद्रमा व्यक्ति को लक्ष्मी योग का निर्धारक और मालव्य योग बना रहे हैं। व्यक्ति अपने पैरों पर जितनी जल्दी खड़ा होना चाहता है उतना ही उसको भटकना पड़ता है, उतना ही ज्यादा उसको मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल वाली बात घटित हो रही है, मंगल और गुरु वाली। ये पहली बात। दूसरी बात कि सूर्य मीन राशि के बैठ रहे हैं, और तीसरी बात कि जन्म कुंडली में सप्तम और अष्टम के अधिपति शनि जो है वो पंचम भाव में बैठ रहे हैं और शत्रुता नहीं पाल रहे हैं। चलो ये ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात जो गंभीरता से समझने वाली है कि जन्म कुंडली में यहां का भाव, यहां का अधिपति बीमार बैठा है। जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है वो निश्चित रूप से व्यक्ति को ढाढ़स, साहस, हिम्मत, शौर्य, पराक्रम, मेहनत, भाइयों से लाभ सूर्य देंगे, धन का लाभ, पिता का, माता से धन, ये सब चीजें मिल रही हैं क्योंकि माता का अधिपति माता को देख रहा है, माता का कारक उसको देख रहा है। माता के अधिपति शुक्र तुला राशि और माता का कारक चंद्रमा जो लग्नेश है, तो लग्न के अधिपति और चतुर्थ के अधिपति एक साथ बैठ करके माता भाव को देख रहे हैं, तो माता का सुख मिलेगा और हमेशा मिलेगा। पर पिता भाव के अधिपति मंगल प्रतियोगिता में, पिता का कारक जो है वो जन्म कुंडली में सूर्य मीन राशि में बैठ गए तो कमजोर हो गए, और गुरु तो अष्टम में जा ही रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को पिता का लाभ ना मिला पर माता का लाभ मिला। तो पर इस वजह से भी मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पे व्यक्ति को व्यवसाय जो भी करना चाहिए और माता का सर्वस्व आशीर्वाद प्राप्त करने। एक बात और बताता हूं यहां पे जो समझने वाली है, व्यक्ति की कुंडली में बड़े भाई के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं, वो व्यवसायिक संबंध रखने वाले ज्यादा बन रहे हैं। बड़े भाई के अधिपति के साथ चंद्रमा बैठे हैं जो पत्नी का और पत्नी की बातों में आने वाला बना देते हैं। किसको? बड़े भाई को। समझने की बात है, क्योंकि इसके अधिपति ने किसके साथ युति करी है? चंद्रमा के साथ। व्यक्तित्व पे असर है पर उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि गौर करिए तो यहां पे राहु और केतु का, तो 11वें भाव के अधिपति के साथ अगर राहु का संबंध बनेगा तो व्यक्ति जो होता है वो कई जगह पे धन और माथा पीटता है धन कमाने के लिए, लेकिन सर्वस्व में नुकसान की स्थिति बन जाती है क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए गुरु जो होते हैं वो 6ठे भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ रहे हैं। तो यहां पे वो भाग्य भाव में उनकी गौण राशि बनी है, यहां 12 नंबर लिखा है भाग्य भाव में, जहां सूर्य आप बैठा हुआ देख रहे हो, तो भाग्य का व्यय। और व्यक्ति की कुंडली में व्यापार, तो व्यापार का अधिपति लाभ तो दे रहा है पर पीछे तीसरा बैठा है, इस वजह से मशक्कत। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति 12वें गुरु के साथ उच्च के, व्यक्ति को खुद का व्यवसाय या पार्टनर के साथ जुड़ करके काम करना चाहिए क्योंकि यहां पे भी पार्टनर भाव का अधिपति जो शनि है वो जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हो रहा है। लग्न कुंडली में भी यहीं पे और यहां भी वहीं पे। क्लियर है चीज? और इस वजह से कि मंगल यहां स्वग्रही हो रहे हैं, यहां पे नीच के थे लेकिन दशमांश कुंडली में आते आते वो अपनी राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है वो उससे कम से कम उसको भाग्य का बल मिलता रहेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, उसको जो मेंटोर मिलेंगे, जो बड़े लोग जो भी हों, जैसे जो भी आपसे बड़ा हो, चाहे आपके जीजाजी हों, चाहे आपके गुरुजी हों, चाहे आपके भाई साहब हों, चाहे आपका जो है बॉस हो, इन लोगों का लाभ मिलता रहेगा। एक बार वो कमजोर होगा पर बाद में जाकर के वो ठीक हो जाएगा। नवमांश कुंडली में शुक्र जो है वो यहीं बैठे हैं और लग्न कुंडली में भी यहीं बैठे हैं। दशमांश कुंडली में वो नीच के हो रहे हैं, इस वजह से कई बार धन
रहता नहीं है कि व्यक्ति खुद का व्यवसाय स्थापित करे। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार दूसरों के सहारे अपना व्यवसाय शुरू करना पड़ता है, क्योंकि ये धन भाव है ना, व्यवसाय के लिए धन। व्यवसाय के लिए धन कहां था? जन्म कुंडली में, मीन राशि में। इस वजह से भी लग्न कुंडली में भी वही बात पुष्टि कर रही है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं है, इस वजह से कई बार वो खुद का व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाता। महाधनी योग लगा है, ये मालव्य योग भी लगा है। व्यक्ति को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वाहन, भूमि, इन सब चीजों का भाग्य है और मिला भी है, मिलेगा भी, पर अपने बल पे नहीं, किसी दूसरे के सहारे बढ़ करके। और ऐसा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि मैंने बात बताई कि पूर्व जन्म में व्यक्ति को पंडितों का शाप लगा है। इससे मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा की उपासना और प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक या जल अर्पित करना चाहिए, या गाय की सेवा सर्वश्रेष्ठ स्तुति को प्राप्त कर सकती है। व्यक्ति शिव जी को घी अर्पित किया करे, यह काम कर सकता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है, सरसों तेल का दीपक जला सकता है, घी का दीपक जला करके सूर्य को दिखा सकता है। पित्तर भाव जन्म कुंडली में 12वें नंबर की राशि यहां बन गई। इसके अधिपति अष्टम में, यहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से धन को और 9वीं दृष्टि से शनि को। मंगल की दृष्टि उनकी कभी भी खराब नहीं है। देखिए गौर करिए तो गुरु की दृष्टि यहां भी अच्छी बनी है, विदेश भाव पे देख रहे हैं, यहां बन रही है धन भाव पे, धन के कारक हैं, धन को देख रहे हैं और धन के अधिपति को खुद के भाव में बिठाया है। सूर्य एकादशवें भाव में बैठे हैं, इस वजह से पिता का नुकसान कराते हैं, पर भाइयों से, छोटे भाई बहनों का लाभ अगर हो तो मिल जाए, सबके साथ संबंध अच्छा रहे, पर नेत्र की ज्योति को कमजोर करते हैं। व्यक्ति को कई बार यात्रा करनी पड़ती है, दूर देश जाना पड़ता है। पर अगर एक बात और कहूं तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए लग्न के अधिपति केंद्र में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति को दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो माता कमजोर पड़ जाएंगी, माता का बल कमजोर पड़ जाएगा, उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जन्मस्थान से 70 से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पे रहो। आपके लिए सोमवार का दिन सबसे अच्छा है, आपके लिए 4 अंक सबसे अच्छा होगा, या 2 अंक भी सबसे अच्छा होगा। 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, ये तारीखें अच्छी होंगी। 2 अंक अच्छा हो, 4 अंक अच्छा हो, 22 तारीख, 13 तारीख, ये कुछ तारीख आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। इस कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति और व्यय भाव के अधिपति बुध जहां भी बैठेंगे उसको कमजोर करेंगे। तो इस कुंडली के लिए व्यय भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति किसको कमजोर कर रहे हैं? भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि भाग्येश के साथ बैठे हैं और वो जन्म कुंडली में छठे भाव के भी अधिपति होते हैं। यानी कि इन दोनों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, ये अशुभदायी हो जाएंगे, है कि नहीं बात। और व्यक्ति की कुंडली में कौन कौन से ग्रहों को एक साथ बैठना चाहिए? तो लग्न के अधिपति को और लाभ के अधिपति को भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो होते हैं वो अशुभ भाव के भी अधिपति होते हैं, वो अशुभ भाव है ना, ये एकादशवां भाव। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति व्यवसाय को लेकर के और कर्म को लेकर के कई बार उहापोह और कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है, क्योंकि सूर्य के आगे राहु जो बैठे हैं और चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से तृतीय एकादश में है, वो दोनों केंद्र में है नहीं। ये सब बात जब आप देख रहे हो तो एक निर्णय पे कुंडली पहुंचती है। व्यक्ति किसी दूसरे के साथ पार्टनर करे, ये भाव ठीक है, शुक्र चंद्रमा ठीक बैठे हैं, चलो ठीक है। अगर नहीं करे तो हमारे कुंडली में अभी दशा अगर चंद्रमा की चल रही है तो हम चंद्रमा से संबंधित, और मंगल की आने वाली है तो आने वाले समय में रेस्टोरेंट का कारोबार कर दूंगा। तो ये सारी चीजें बनती हैं। अब आपको मैं नक्षत्रों पे देखता हूं तो आपकी कुंडली में मंगल षडबल में बलवान है, सूर्य षडबल में बलवान हो रहे हैं और शनि भी बलवान हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अभी हम शनि से संबंधित व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं और हमारे यश को कमजोर भी कर रहे हैं शत्रु के घर में बैठ करके, भले शत्रुवत नहीं है। और मंगल ही के कारण तो व्यक्ति का जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, वो शापित करा रहा है, व्यक्ति के जीवन को शाप दे रहा है। इस वजह से हम शनि से संबंधित कारोबार नहीं कर सकते, परंतु मंगल और चंद्रमा और सूर्य, मंगल और चंद्रमा और शुक्र, इन सबसे संबंधित कारोबार किया जा सकता है। तो स्त्रियों से संबंधित, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, लिक्विड से संबंधित जो चीजें, तरल चीजें हैं, जैसे आप खाने पीने की सामग्री में लस्सी, दूध, दही, पेय पदार्थ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडी चीजें, ठंडाई आदि, इन सब चीजों का, शरबत की दुकान जहां पे सिर्फ पीने की व्यवस्था हो, आप वो कर सकते हो। और उसके लिए
पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, ये सारे नक्षत्र। अब आपकी कुंडली में और भी निकट से आता हूं। लग्न जो है वो कर्क का बना है। कर्क लग्न और लग्न की डिग्री 16 डिग्री की है। ये लग्न बलवान कहा जाएगा और लग्न में पुष्य नक्षत्र लिखा है। इसका मतलब है कि शनि जो पुष्य नक्षत्र के अधिपति होते हैं, वो शनि का नक्षत्र, उसके अधिपति देवता देवगुरु बृहस्पति होते हैं और लग्न के अधिपति हैं चंद्रमा। तो शनि और चंद्रमा का बहुत अच्छा मेल नहीं है। इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली कई बार सही ग्रोथ रेट नहीं देती है। जो वो बैटिंग करते हैं ना सहवाग और सचिन, तो वो ग्रोथ रेट नहीं मिलता है इस वजह से। अब जरा गौर करना, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि बैठे हैं जो अष्टम के अधिपति हैं, तो व्यक्ति के पास क्रिएशन है। वो अगर दिमाग लगाना चाहे तो इस क्षेत्र से और भी आगे बढ़ सकता है। क्लियर है चीज? ये सारी चीजें। और दूसरी बात, दशमांश कुंडली में बुध बैठे हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं, ठीक है। दशम स्थान लग्न कुंडली के लिए बुध जो है वो नीचा विलासी हो रहे हैं, पर उसका नीचा विलासी होना अगर देख रहे हैं आप, तो जन्म कुंडली में बुध अगर अष्टम भाव में बैठे हों तो कई बार वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा गूढ़ और रहस्यमय तरीके से सोचने वाला बना देते हैं और भगवत भक्त बना देते हैं गुरु के साथ बैठने के कारण। तो एक उसका निगेटिव प्रभाव और दूसरा एक पॉजिटिव प्रभाव ये कि व्यक्ति धार्मिक हो, पूजा पाठ करे, लेकिन अनियमितता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। अगर अनियमित होंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि यहां, शनि की दृष्टि यहां और शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव पे। तो यहां पे गुरु भी देख रहे हैं, यहां बुध भी देख रहे हैं और यहां शनि भी देख रहे हैं। और खास करके रही बात, तो धन भाव से पापक ग्रह एक केंद्र में बैठा है, तो इस वजह से भी धन प्रायः कई बार पैतृक संपत्ति और पिता का लाभ या कई बार व्यक्ति को कुटुंबजनों का लाभ नहीं मिल पाता है रहते हुए भी, क्योंकि इस भाव से केंद्र में पापक ग्रह बैठा है, इस भाव से केंद्र में कोई ग्रह है नहीं, और उस भाव पे छठे भाव के अधिपति रोगेश या शत्रु भाव के अधिपति की स्थिति बन रही है। इस वजह से व्यक्ति खुद जो है वो कई बार भाग्यहीन सा महसूस करता है, उसको कहीं से कोई सबल ही ना मिले, विवाह में स्थिति बनती है कमजोर, विवाह ना होने की स्थिति बनती है। अब जन्म कुंडली में जरा गौर करिए, तो सप्तम भाव के अधिपति वृश्चिक राशि में, इस वजह से व्यक्ति को अविवाहित रहना पड़ता है, कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है। गुरु जो है वो विवाह कराते हैं, मंगल विवाह कराते हैं, वो सब लड़ रहे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को अब शाप पड़े तो किसी भी तरीके से व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। नवमांश कुंडली में चारों घर में ग्रह बैठे हैं, पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव ज्यादा है। देखो मंगल नीच के नवमांश में, यानी कि इस कुंडली के लिए वो कमजोर हो रहे हैं, जो कौन है, लग्नेश। इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में विवाह के कमजोर होने का प्रभाव दिखता है, या विवाह होते होते रह जाए, या हो भी तो असफल रहे। और लग्न में शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, और लग्नेश नीच के, और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं, तो नीच भंग तो कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के अकेले बैठे हैं। इस वजह से वो अपने ही कामों से व्यक्ति को मुक्त करा देते हैं, वो नहीं देते संपूर्ण, क्योंकि यहां भी वो अच्छे नहीं बैठे और यहां भी वो अकेले। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतति का लाभ कई बार नहीं मिलता है, या कई बार संतति हो भी तो खाली लड़का हो या तो खाली लड़की हो, दोनों नहीं होते। ये बात भी है। विवाह होने का भाव ये है, यहां का अधिपति अपने से षडाष्टक में बैठा है, पर धर्म भाव में बैठा है। इस वजह से ये बात बनती है कि अगर प्रयास करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 1986 के हैं आप, चंद्रमा में केतु आने वाले हैं, जो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र उनको देख रहे हैं। 2022 के फरवरी से अगर प्रयास करना चाहिए तो एक अंतिम प्रयास कर लीजिए। वैसे गोचर के आधार पर अगर देखता हूं तो मेष राशि है, और इस आधार पर आपकी कुंडली में मंगल और शनि, इन सबका संबंध बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है, पर आगे 22 में बन रही हैं स्थितियां जहां आपकी कुंडली में विवाह के योग बन रहे हैं, तो प्रयास तो अपन को करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं शुक्र को देख रहा हूं या केतु को ही देख रहा हूं, तो नवमांश कुंडली में वो कम से कम लग्न में बैठे तो हैं, गुरु उनको देख तो रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि चलो विवाह के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ये अलग बात है कि तीव्र मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी बात है, पर सबसे पहले व्यक्ति को खुद का व्यापार सेटल करना चाहिए। अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए आपके पास चंद्रमा और मंगल का बल है, आप इससे संबंधित व्यवसाय करो। रेस्टोरेंट मंगल की दशा में, उससे पहले पेय पदार्थ का बिजनेस। क्लियर है? आपको सफेद चीजें अच्छी लगती हैं, गुलाबी रुमाल रख सकते हो आप। आपके पास अगर हो सके तो मीठी चीजें आपको ज्यादा भाती हैं तो सफेद वस्त्र ज्यादा पहना करो, चीनी का दान कर दिया करो, शिव जी की पूजा कर लिया करो, सूर्य को अर्घ दे दिया करो, प्रणाम किया करो माथा पटक के सूर्य को प्रत्येक दिन। ऐसी स्थितियां बनती हैं, पूरे तरीके से झुक करके प्रणाम करो। भगवान जो है वो युधिष्ठिर जो हैं वो पूरे तरीके से माथा पटक के साष्टांग प्रणाम करते थे सूर्य को, इस वजह से तो वो छत्रपति बने थे।
तमाम प्रकार की कठिनाइयों से दूर होने के बाद। तो ये स्थिति बनती है। इस कुंडली की स्थिति ये है, दशमांश थोड़ा कमजोर है पर वो बाद में जाकर के लाभ अवश्य ही देगा। इस वजह से आपको खुद का व्यवसाय ही करना चाहिए। ये नौकरी वाली कुंडली मुझे कम लगती है। वस्तुतः कई बार आपको लोग ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि कर्क लग्न के लोगों का व्यवसाय ठीक नहीं होता है, पर कई चीजें कई बातों पे निर्भर करती हैं। क्लियर है? बुध जो कि व्यवसाय का कारक है, अगर अष्टम भाव में बैठेगा तो कई बार व्यक्ति को इनिशियलाइजेशन या आरंभ में दिक्कत करता है, ये पक्की बात है। गुरु जो होते हैं वो अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हो तो कई बार वो दिक्कत करते हैं, पर इसी वजह से कि जन्म कुंडली में अगर व्यक्ति करना चाहे तो अपना काम शुरू ना करके किसी दूसरे के साथ जुड़ करके वो काम कर सकता है। क्योंकि वास्तव में आपको सिर्फ कुंडली ही नहीं देखनी होती है, आपको उसकी उस जातक की स्थिति भी देखनी होती है, जो प्राय कुंडली देखने से पता चल जाती है। ये बात बनती है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। सुबह वाले कार्यक्रम को देखना बिल्कुल मत छोड़िए, ये आपको कई तरीके के समस्याओं से आपको मुक्त कर सकता है। और मैं जो कार्यक्रम बनाता हूं या बनाने का प्रयास करता हूं, उसमें अपना संपूर्ण देने का ही प्रयास करता हूं। इस कुंडली में अभी कुछ चीज बाकी है, संपूर्ण के बाद याद आती है चीज। चंद्रमा शत्रु ग्रही है, लेकिन फिर भी वो उनके पास बल रहेगा। सूर्य बढ़िया बैठे, मंगल बढ़िया बैठे, बाकी के सारे ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं बैठा है। शनि राहु केतु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो शनि समता का संबंध रख रहे हैं, इस वजह से हम उनको छोड़ देते हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए सामान्य परिणाम देंगे, 50% अच्छा 50% बुरा, पर उनकी दशाएं अभी मंगल के बाद आने वाली हैं, इस वजह से उस समय की बात उस समय। दूसरी बात है, अभी वर्तमान में ये जो चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा में शुक्र आए हैं, ये काम को कुछ रोक भी रहे हैं। इस वजह से शुक्र के बाद जब हमारी स्थिति, शुक्र के बाद जब केतु आए तो हमारा काम कुछ आगे बढ़ेगा। यानी कि केतु हमारे लिए कुछ लाभदायक परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं और उस भाव का अधिपति शुक्र उसे देख रहा है। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, लाभेश की स्थिति है, वो देख रहे हैं केतु को। ऐसी स्थिति में केतु के पास बल है। क्लियर है? ये बात बनती है। घर में कलह का वातावरण भी रहेगा और प्रायः व्यक्ति जो होता है वो अकेलापन महसूस करता है। होरा कुंडली में अगर देख लेता हूं तो आपकी कुंडली में शुक्र गुरु और बुध की दशाएं, ध्यान से, शुक्र गुरु और बुध की दशाएं यूं जाती हैं, पर बाकी जितनी भी दशाएं हैं जैसे चंद्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, इनकी दशाएं व्यक्ति को साहसिक, पराक्रमी, मेहनती और मील का पत्थर साबित होती हैं। हो सकता है कि चंद्रमा की दशा आपके लिए कुछ अच्छा लाभ दे दे। अपना बल इकट्ठा करो और उसको करने से पहले किसी प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन किया करो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।